हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माई सेल्फ राखी शर्मा। आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो हमने प्रीवियस वीडियो में यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ा, जिसमें जर्मनी गॉट यूनिफाइड थ्रू वॉर, दैट इज 3 वॉर हुई थी 7 ईयर्स के अंदर। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर, डैनिश प्रूशियन वॉर्स एंड फ्रैंको प्रूशियन वॉर। तो जर्मनी यूनिफाई हो गया था एंड किंग केसर विलियम किंग बन गए थे जर्मनी के। अब आज हम इस वीडियो में देखेंगे ये इटली कैसे यूनिफाई हुआ। अब ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इन टर्म्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ही रिपीटेटिवली पूछा जाता है। तो ये टॉपिक आपसे डिफरेंट वे से पूछा जा सकता है। जैसे आपसे ये पूछ सकते हैं एक्सप्लेन यूनिफिकेशन ऑफ इटली, एंड इट कैन बी ऑल्सो आस्क्ड इन टर्म्स लाइक कि व्हाट आर द प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज in helping to create unification of Italy. Okay, so let's start the topic. The unification of Italy. So now what do you understand by unification? तो यूनिफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें यूनिफाई करने के लिए एक एरिया यूनिफाई किया जाता है, डिफरेंट एरियाज को यूनिफाई किया जाता है एज अ होल। बिकॉज जैसे आपका इटली, दिस इज अ मैप ऑफ इटली, जैसे इटली डिफरेंट एरियाज में, सेपरेट स्टेट्स में, फ्रेगमेंटेशन में डिवाइडेड है। जब इसको एज अ होल एक वन नेशन में बन जाएगा तो ये इटली क्या हो जाएगा? यूनिफाई हो जाएगा। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं कि हाउ इटली गॉट यूनिफाइड। बिकॉज जो आपके इटली था पहले, जैसे आपके यूरोप के अंदर इटली एक पार्ट आता है, जोग्राफिकल एरिया है जहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट रूलर्स रूल करा करते थे। जैसे नेपोलियन बोनापार्ट, दैट इज द रूलर या किंग थे आपके 1804 फ्रांस के अंदर। बाद में क्या हुआ, ये जो फ्रांस के जो रूलर थे नेपोलियन बोनापार्ट, ये इटली को रूल कर रहे थे। तो पार्ट ऑफ इटली वाज कंट्रोल्ड बाय द फ्रेंच रूलर्स एट द टाइम ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। लेकिन लेटर जब नेपोलियन बोनापार्ट डिफीट हो गए इन 1815 इन वाटरलू, तो उसके बाद क्या हुआ, जो फ्रांस का कंट्रोल था वो क्या हो गया, कम हो गया, एंड वेरियस अदर कंजर्वेटिव रजाइम आने लग गए। तो वो कंजर्वेटिव रजाइम वो क्या करने लगे, इस एरियाज को जो इटली के अलग अलग प्रोविंसेस हैं, स्टेट्स हैं, उन पे कंट्रोल करने लग गए। तो इटली इज अ एरिया ऑफ फ्रेगमेंटेशन, डिफरेंट प्रोविंसेस। जैसे वहाँ पे 7 स्टेट हुआ करते थे। ओके, जैसे यहाँ पर है हमारा सर्डिनिया पिडमाउंट। ओके, तो दिस इज द एरिया ऑफ Sardinia Piedmont, and this Sardinia Piedmont was the only area that was under the control of the Italian provinces. Okay, तो जो ये Sardinia Piedmont है, ये एक ऐसा एक ओनली जगह है जहाँ पर इटालियन जो प्रोविंसेस हैं, जो आपके इटालियन रूलर्स हैं, वो बस इस एरिया को कंट्रोल करते थे। तो इटालियन रूलर्स was controlling only one area of the whole Italy बिफोर यूनिफिकेशन। तो वो कौन सा था? सर्डिनिया पिडमाउंट। ओके, देन हमारे पास लोम्बार्डिया है, वेनेटिया, पर्मा, यहाँ पर मोडेना, एंड देन दिस इज योर टस्केनी। तो दिस वाज टस्केनी, पैपल स्टेट है। एंड देन लास्ट ये सदर्न जो आपका पोर्शन है ऑफ द इटली इज किंगडम ऑफ बोथ सिलीज या किंगडम ऑफ 2 सिलीज। तो आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज हैं। तो एट दैट टाइम डिफरेंट कल्चर्स हुआ करते थे, डिफरेंट रिलीजन्स हुआ करते थे, एंड देयर वाज नो कॉमन लैंग्वेज। जैसे इटली की जो लैंग्वेज है इटालियन, देयर वाज नो कॉमन लैंग्वेज। इटालियन एक कॉमन लैंग्वेज की तरह नहीं बोली जाती थी। फ्रेंच वाज आल्सो स्पोकन एंड डिफरेंट अदर लैंग्वेजेस थे, डिफरेंट रिलीजन्स थे। इसकी वजह से इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू यूनिफाई द इटली। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं कि लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ फ्रेगमेंटेशन, तो हमने देख लिया कि जो इटली वाज डिवाइडेड इन फ्रेगमेंट्स, डिफरेंट प्रोविंसेस में डिवाइड था। ओके, तो 7 स्टेट्स वर देयर, जो आपके हो गया पर्मा, मोडेना, टस्केनी, लोम्बार्डी, वेनेटिया, पैपल स्टेट्स एंड किंगडम ऑफ 2 सिलीज। सो दीज वर द 7 स्टेट्स जो थे इटली के अंदर, अदर देन सर्डिनिया पिडमाउंट, बिकॉज सर्डिनिया पिडमाउंट वाज ओनली स्टेट जो आपके इटालियन रूलर्स के अंडर था। ओके, तो Sardinia Piedmont ruled by an Italian princely state. So this was the only area that was under the control of Italian rulers.
देन जो हमारे नॉर्थ में हमने देखा कि डिफरेंट रूलर्स हुआ करते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम पे फ्रेंच रूलर्स भी इस पे कंट्रोल कर रहे थे इटली पे। तो डिफरेंट इटालियन के जो एरिया है, जो इटली का जो एरिया है, डिफरेंट डिफरेंट रूलर्स रूल कर रहे थे। वैसे ही नॉर्थ में जो आपका लोम्बार्डी, वेनेटिया, दिस पोर्शन of the Italy was under the control of Austrian Habsburg। तो ये हैब्सबर्ग एम्पायर के अंडर कंट्रोल था। एंड सेंटर जो आपका पैपल स्टेट हो गया, टस्केनी हो गया, दिस सेंटर पार्ट ऑफ इटली was under the control of Pope। And then we have on the south is Bourbon kings of Spain। तो जो किंगडम ऑफ बोथ सिलीज है, जो सदर्न पोर्शन ऑफ दिस इटली है, दैट वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ स्पेनिश रूलर्स। तो आपने देख लिया कि जो नॉर्थ पार्ट है was under the control of Austrian Habsburg Empire, the center part was under the control of Pope, and the southern part जो इटली का जो किंगडम ऑफ टू सिलीज है was under the control of Spanish rulers। तो ये जो अब डिफरेंट एरियाज अलग अलग रूलर्स कंट्रोल कर रहे हैं, तो लेकिन ये यूनिफाई कैसे हुए? तो इसके अंदर बहुत सारे जो लीडर्स हैं, जो फादर्स ऑफ द फादरलैंड है। नाउ व्हाट इज फादर्स ऑफ द फादरलैंड? जो आपके अब नाउ फादरलैंड वाज द टर्म दैट वाज यूज्ड फॉर अ पर्टिकुलर एरिया। जैसे इंडिया को हम क्या क्या कहते हैं? हमारी मातृभाषा या मातृभाषा हमारे, जैसे हमारी हिंदी है तो हम एक टर्म यूज करते हैं कि हमारी हमारी भारत माता है। तो वैसे ही जैसे इटली है, आपका फ्रांस है, हम उसको फादरलैंड डिनोट करते थे। अब उस फादरलैंड के अंदर कुछ लेजेंड्स हैं, कुछ इम्पोर्टेंट आपकी पीपल हैं जिन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए। तो दैट्स वाई जैसे आपका गिसिपी मजीनी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इन्होंने यूनिफिकेशन ऑफ इटली। चीफ मिनिस्टर केवर गिसिपी गैरिबाल्डी एंड विक्टर इमानुअल सेकंड। तो ये क्या है? बहुत ही प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। तो इनको फादर्स ऑफ फादरलैंड भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि गिसिपी मजीनी ने कैसे हेल्प किया यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो 1830s में जो अब नाउ यू नो हु इज गिसिपी मजीनी। तो गिसिपी मजीनी एक इटालियन रिवोल्यूशनरी थे। उन्हें बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटीज बनाई थी एंड ही वांट टू यूनिफाई द इटली। तो उनका बहुत इंपॉर्टेंट मोटो था, दैट इज गॉड had intended nations to be the natural unit of mankind। तो उन्होंने कहा है कि जो गॉड ने हमें नेशंस बनाया है, एक एज अ यूनियन बनाया है, हमें इसे सेपरेट नहीं करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत सारे मूवमेंट्स किए। ही वॉज सेंट टू जेल ऑल्सो। तो इन 1830s ही वॉज डूइंग वेरियस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स, बट ही फेल्ड इन 1831 इन 1848। तो जब वो रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग जो मूवमेंट्स कर रहे थे, तो 1831 और 1848 में वो फेल हो गए। जैसे उन्होंने यंग इटली भी बनाई थी सीक्रेट सोसाइटी इन मर्सलेस। तो ये जो रिवोल्यूशनरी मूवमेंट में ही वॉज फेल्ड, तो उन्होंने सपोर्ट लिया चीफ मिनिस्टर केवर का। नाउ चीफ मिनिस्टर केवर को हम काउंट केमेलियो द केवर भी कहते हैं। एंड ही वॉज नीदर अ डेमोक्रेट, तो डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं करते, एंड नहीं वो क्या थे, एंड नॉर अ रिवोल्यूशनरी। तो वो रिवोल्यूशनरी भी नहीं थे, कोई भी क्रांतिकारी भी नहीं थे। तो हु वाज ही? एक उन्हें चीफ मिनिस्टर थे सर्डिनिया पिडमाउंट के। अब वो उनका बेस यही मोटो था कि बस इटली क्या हो जाए, यूनिफाई हो जाए। बिकॉज जो सारी सर्डिनिया पिडमाउंट के इलाइट्स थे, दे वांटेड टू कंट्रोल दी ऑल अदर एरियाज, ताकि क्या बन जाए, इटली बहुत एक स्ट्रॉन्ग नेशन बन जाए, ताकि उनका इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। तो चीफ मिनिस्टर हैज सपोर्टेड इन इट। तो जैसे हमने देखा किसी भी मजीनी ने मूवमेंट्स किए, तो वो मूवमेंट्स में फेल हो गए। दैट वाज इन 1830 एंड 1848। नाउ चीफ मिनिस्टर केवर ने क्या करा, tactful diplomatic alliance बनाया with the France, and Sardinia Piedmont was succeeded in it in defeating the Austrian forces in 1859। तो आपने देखा कि जो सर्डिनिया पिडमाउंट है इज द ओनली एरिया जो हमारे अंडर है। तो चीफ मिनिस्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन थे। उन्होंने क्या करा, बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया, अपनी आर्मी को इकट्ठा किया एंड अलायंस किया फ्रांस के साथ। फ्रांस के साथ वो मिल गए, उनसे हेल्प मांगा, एंड देन विद द सर्डिनिया पिडमाउंट एंड हेल्प ऑफ द फ्रांस, उन्होंने ये जो नॉर्थ का जो पार्ट है, नॉर्थ वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर। तो ये जो नॉर्थ का पार्ट था, तो उसने अपने आर्मी से उन्हें हटा दिया। ओके, तो सर्डिनिया पिडमाउंट सक्सीडेड इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस। तो जो नॉर्थ में कौन रूल कर रहे थे, ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर रूल कर रहे थे। तो उनको ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग एम्पायर को जो रूलर्स थे, फोर्सेस को उन्होंने हटा दिया।
तो चीफ मिनिस्टर केवर drove out your Austrian forces in 1859। तो किसी भी मजीनी ने 2 मूवमेंट्स किए, वो फेल हो गए। देन 1859 के अंदर चीफ मिनिस्टर केवर ने नॉर्दर्न पार्ट को कंट्रोल कर लिया इटली के। देन गिसिप्पी गैरिबाल्डी आए। नाउ हु वाज गिसिप्पी गैरिबाल्डी? गिसिप्पी गैरिबाल्डी वाज एन इटालियन जनरल। तो वो जनरल थे आर्मी के, बहुत सारे वॉलंटियर्स थे उनके साथ। अब वो वॉलंटियर्स यूजुअली वेयर अ रेड शर्ट, ठीक है, तो उनको रेड शर्ट वॉलंटियर्स भी कहते हैं। तो गिसिप्पी गैरिबाल्डी उनके हेड थे। तो गिसिप्पी गैरिबाल्डी द हेड ऑफ द रेड शर्ट वॉलंटियर्स। तो जो उनके वॉलंटियर्स थे इलिटरेट थे। आप इवन जो आपकी इटालियन लैंग्वेज है इटली की, तो जो पीपल थे उनके वॉलंटियर्स अंडर, वो इतने इलिटरेट थे। तो जो लटालिया वो सोचते थे कि विक्टर इमानुएल सेकंड की वाइफ है। अब आगे देखेंगे विक्टर इमानुएल सेकंड किंग बन गया था। ओके, तो गिसिप्पी गैरिबाल्डी जो वॉलंटियर थे उन्होंने क्या करा, 1860 के अंदर एक एक्सपेडिशन हुआ, दैट इज 1000 टू साउथ इटली। अब हमने देखा कि ऑस्ट्रियन फोर्सेस को हटा दिया चीफ मिनिस्टर केवर ने। अब यहाँ पे ये साउथ के अंदर एक्सपेडिशन किया है। Thousands to South Italy marched into the South Italy and kingdom of two cities with the support of peasants drove out Spanish rulers। तो हमने देखा कि चीफ मिनिस्टर केवर ने नॉर्थ का कंट्रोल कर लिया है। देन वो किसकी तरफ गए, किंगडम ऑफ टू सिटीज एंड सदर्न पार्ट। तो उन्होंने पैपल स्टेट और टस्कनी के एरिया को भी कंट्रोल कर लिया अपने वॉलंटियर्स के साथ। जब उनके वॉलंटियर्स के साथ पीजेंट्स भी ऐड हो गए तो गिसिप्पी गैरिबाल्डी इतने प्रोमिनेंट बन गए थे, डोमिनेट बन गए थे कि उन्होंने किंगडम ऑफ टू सिटीज को भी अपने अंडर कर लिया। अब जो किंगडम ऑफ टू सिटीज या सदर्न पार्ट ऑफ इटली किसके अंदर कंट्रोल था, आपके बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन, मीन्स आपके स्पेनिश रूलर्स थे। तो उन्होंने स्पेनिश रूलर्स को हटा दिया। एंड जो आपका सेंटर का पार्ट है जो आपके पोप के अंडर कंट्रोल था, पैपल स्टेट, तो वो भी उन्होंने कंट्रोल कर लिया। तो विद दिस आप देख सकते हैं नॉर्दर्न पार्ट भी आ गया, सेंटर पार्ट भी गिसिप्पी गैरिबाल्डी ने अपने वॉलंटियर्स के साथ कंट्रोल कर लिया। एंड सदर्न पार्ट किंगडम ऑफ टू सिटीज इट वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय द गिसिप्पी गैरिबाल्डी। विद दिस हमारा क्या हो गया, यूनिफिकेशन ऑफ इटली हुआ। एंड हु बिकेम द किंग, 1861 के अंदर विक्टर इमानुएल सेकंड, जो पहले सर्डेनिया पिडमाउंट के जो किंग थे, उन्हें पूरा यूनिफाइड इटली या नेशन स्टेट का किंग बना दिया। एंड व्हाट हैपेंड, जैसे आप देखेंगे कि पूरा इटली आपका यूनिफाई हो गया, लेकिन देयर वर ओनली 2 एरियाज, सिर्फ 2 ऐसे एरिया बचे थे आपके, रोम एंड वेनेटिया। ठीक है, तो आपका रोम एंड वेनेटिया वाज द ओनली एरिया जो आपका कंट्रोल नहीं कर पाया था इटली को, जैसे आपके इटालियन रूलर्स उसे कंट्रोल नहीं कर पाए थे। तो व्हाट हैपेंड, अब जैसे उनको पूरा यूनिफिकेशन तो हो गया, देन रोम एंड वेनेटिया बचा था। तो उसके लिए क्या हुआ, इटली जॉइंड विद प्रूशिया अगेंस्ट ऑस्ट्रिया। तो आपको याद है कि हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी में पढ़ा था, दैट इज 3 वॉर्स हुई थी जिसमें ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर भी हुई थी। तो उस ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर के अंदर इटली ने ज्वाइन कर लिया, किसके साथ, प्रूशिया के साथ। तो जर्मनी और इटली सपोर्ट में आ गए। तो जब वॉर हो रही थी तो उन्होंने एक एरिया को कंकर कर लिया, और वो कौन सा एरिया था, वेनेटिया। तो आपका जो वेनेटिया है, इस एरिया को जो पहले इटालियन रूलर्स कंकर नहीं कर पाए थे, अब ये वाला जो एरिया है, दिस एरिया वाज आल्सो कंट्रोल्ड बाय देम। ओके, तो जैसे आपका पूरा जब इटली यूनिफाई हो गया था, बस ये बच गया था वेनेटिया, एंड रोम भी बच गया था। तो वेनेटिया को तो कंट्रोल कर लिया उन्होंने, बिकॉज ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर में जुड़ गए एंड वॉर हुई, तो उनकी वजह से एक एरिया मिल गया उनको, बिकॉज दे वन दैट एरिया। ओके, एंड दैट वाज वेनेटिया। देन इन 1870 फ्रांको प्रूशियन वॉर हुई। तो आपने देखा था जर्मनी के अंदर 3 वॉर्स हुई थी, आपकी ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर के साथ बाद में आपके फ्रांको प्रूशियन वॉर हो रही थी, जो फ्रांस और जर्मनी के बीच में हो रही थी। तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में जब वॉर हो रही थी, तो रोम का एरिया जो इटली के अंदर आता है, तो रोम वाज कंट्रोल बाय द फ्रेंच पीपल या फ्रेंच रूलर उसे कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन फ्रांस कहाँ इन्वॉल्व था, जर्मनी के साथ वॉर कर रहा था। तो फ्रांस जर्मनी के साथ वॉर कर रहा था, और फ्रेंच का जो एक एरिया है वो किसके अंडर कंट्रोल था, हमारा इटली का फ्रेंच के अंदर कंट्रोल था। तो जो इटालियन रूलर्स थे उन्होंने बहुत एडवांटेज लिया इस चीज का
कि जब वो उस एरिया, जब उस वॉर के अंदर इंक्लूडेड है विद द जर्मनी, फ्रांस और जर्मनी की जब वॉर हो रही है, तो जो उनका एरिया था रोम, उन्होंने वहां पे वॉर क्रिएट कर दी। तो इटालियन आर्मी entered the Rome and they got control the Rome. तो with this unification of Italy पूरा कंप्लीट हो गया। वेनेटिया भी आ गया हमारा। ऑस्ट्रो प्रूशियन वॉर में और फ्रांको प्रूशियन वॉर में फ्रांस इन्वॉल्व था जर्मनी के साथ, और हमने इटालियन रूलर्स ने उसमें क्या कर लिया, एडवांटेज ले लिया और रोम पे अटैक करके रोम भी उन्होंने अपने अंडर कर लिया। तो जो आप देखेंगे जो यूनिफाइड इटली है उसका कैपिटल अभी करंटली कौन सा है, रोम है। Earlier it was Turin. Turin के बाद 1865 में फ्लोरेंस हुआ, एंड देन फ्लोरेंस के बाद 1871 के अंदर हमारा रोम कैपिटल बन गया। तो विद दिस हमारा यूनिफिकेशन ऑफ इटली कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने देखा गिसिपी मजीनी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, वेरियस रिवोल्यूशनरी मूवमेंट हुए, चीफ मिनिस्टर केवर ने नॉर्दर्न पार्ट में हेल्प किया, एंड गिसिपी गैरिबाल्डी जो पैपल स्टेट है सेंटर में हेल्प किया, एंड किंगडम ऑफ टू सिटीज जो सदर्न पार्ट है उसमें कंकर करने में हेल्प किया। इन 1859 हमारा नॉर्दर्न पार्ट हो गया था, 1816 में हमारा सदर्न पार्ट तक आ गए थे, 1861 में विक्टर मैनुअल सेकेंड किंग बन गए थे, एंड लेटर 1866 में वेनेटिया आ गया, एंड 1870 में हमारा रोम भी हमारा कंट्रोल हो गया था। विद दिस यूनिफिकेशन ऑफ इटली इज डन एंड वी कंप्लीट आवर टॉपिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन। थैंक यू।